क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो दुश्मन देश की मिट्टी पर 7 साल तक अंडरकवर स्पाई बनकर रहा हो? एक ऐसा स्पाई मास्टर जो दुश्मन के घर में घुसकर उनके ही सीक्रेट्स निकाल लाए, जो 7 साल तक पाकिस्तान के लाहौर में एक मुस्लिम बनकर रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, या फिर एक रिक्शा चलाने वाला बनकर स्वर्ण मंदिर में खूंखार आतंकवादियों के बीच बैठकर उनकी हर एक चाल को डिकोड कर लिया हो। यह किसी हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि यह कहानी है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की। ये वो नाम है जिसे सुनकर आज भी दुश्मन देशों की रूह कांप उठती है। आज हम आपको उस मास्टरमाइंड की पूरी कहानी बताएंगे जिसने अपने तेज दिमाग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से भारत की नेशनल सिक्योरिटी को एक नई दिशा दी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह स्टोरी आपको सस्पेंस के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर मौत का खतरा है और हर कदम पर देश के लिए मर मिटने का जज्बा। कहानी की शुरुआत होती है 20 जनवरी 1945 को, जब यूनाइटेड प्रोविंसेस के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव घिरी बनेलस्यू में अजीत कुमार डोभाल का जन्म हुआ था। इनके पिता मेजर गुणानंद डोभाल इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर थे। बचपन से ही अजीत डोभाल ने घर में एक मिलिट्री डिसिप्लिन और देशभक्ति का कड़ा माहौल देखा था। उनकी शुरुआती एजुकेशन राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। पढ़ाई में वह शुरू से ही बहुत तेज थे और अपनी मेहनत के दम पर 1967 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री हासिल की और पूरे बैच में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। लेकिन उनकी असली मंजिल कोई आम नौकरी नहीं थी, बल्कि देश की रक्षा करना था। 1968 में सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया और केरल केडरे के आईपीएस ऑफिसर बन गए। एक यंग एसपी के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग केरल के कोटायम जिले में हुई। उनके करियर का पहला बड़ा इम्तिहान 1971 के अंत और 1972 की शुरुआत में आया, जब थालासेरी में अचानक से बहुत भयंकर दंगे भड़क उठे। सड़कों पर आगजनी हो रही थी और हालात इतने खराब थे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स भी वहां जाने से कतरा रहे थे। लेकिन अजीत डोभाल ने यहां ईंट का जवाब पत्थर से देने के बजाय अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने किसी भी हथियार या फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वह सीधे उस सांप्रदायिक आग में कूद गए और दोनों गुटों के लीडर्स से सीधा नेगोशिएशन शुरू किया। भारतीय कहावत है कि 100 सुनार की और एक लुहार की। उन्होंने उन लोगों की साइकोलॉजी को समझा और दंगाइयों द्वारा लूटे गए सामान को वापस करवाकर सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर बिना एक भी गोली चलाए उन दंगों को पूरी तरह से शांत कर दिया। इस एक इंसिडेंट ने उन्हें नेशनल लेवल पर एक हीरो बना दिया और उस वक्त की सरकार का ध्यान उनके इस अनोखे अप्रोच पर गया। उनकी इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजेंस को देखते हुए 1972 में ही उन्हें तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में शामिल कर लिया गया। ये उनके स्पाई करियर का पहला कदम था। आईबी में उन्हें एक टिपिकल अंडरकवर एजेंट का रोल दिया गया, जहां उन्होंने एम के नारायण जैसे लेजेंड के अंडर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की कड़ी ट्रेनिंग ली। सिर्फ 6 साल की सर्विस के बाद ही 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें पुलिस मेडल से सम्मानित किया और वह यह सम्मान पाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी बन गए। एक यंग पुलिस ऑफिसर से एक डेडली स्पाई मास्टर बनने का सफर अभी बस शुरू ही हुआ था और दुश्मनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे बड़ा काल अब मैदान में उतर चुका है। आईबी में आने के बाद अजीत डोभाल को एक ऐसी जगह भेजा गया जहां बगावत और इंसर्जेंसी अपनी सभी हदों को पार कर चुकी थी। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की और खासकर मिजोरम की, जहां 1980 के दशक में हालात बहुत नाजुक थे। उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ का लीडर लाल डेंगा भारत सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्म्ड रिबेलियन चला रहा था। एमएनएफ ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना रखा था और इंडियन फोर्सेस को वहां शांति कायम करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तब अजीत डोभाल को इस आग को बुझाने का सीक्रेट मिशन सौंपा गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे बर्मा के अराकान जंगलों और चीनी सीमा के अंदर घुसकर एमएनएफ के अंडरग्राउंड कैंप्स में घुसपैठ की। वहां उन्होंने लाल डेंगा के सबसे करीबी और खतरनाक 7 कमांडर्स के दिमाग के साथ खेलना शुरू किया। डोभाल की कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रेटेजिक चालें इतनी तेज थीं
कि उन्होंने अपनी बातों से 7 में से 6 कमांडर्स का ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत के पक्ष में कर लिया। सोचिए, एक अकेला इंसान दुश्मन के बेस कैंप में जाकर उनकी पूरी आर्मी को अंदर से खोखला कर देता है। इसे कहते हैं शेर की मांद में घुसकर शिकार करना। लालडेंगा इस कदम से इतना मजबूर और बेबस हो गया कि उसने बाद में एक इंटरव्यू में खुद यह बात कबूल की कि डोभाल के इस मूव के बाद उसके पास पीस अकॉर्ड साइन करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। इसी का नतीजा था कि 1986 का ऐतिहासिक मिजो पीस अकॉर्ड साइन हुआ और 20 साल से चली आ रही इंसर्जेंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन डोभाल का सफर यही रुकने वाला नहीं था। इसके बाद उन्हें सिक्किम के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड बनाकर भेजा गया। 1975 से पहले सिक्किम में चोग्याल वंश की मोनार्की थी और वहां की आम जनता इस सिस्टम से बहुत ज्यादा परेशान थी। डोभाल ने वहां अंडरकवर रहकर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और आम जनता की साइकोलॉजी को बड़ी बारीकी से रीड किया। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर एक ऐसी डेमोक्रेटिक वेव तैयार की जिसके नतीजे में वहां एक रेफरेंडम हुआ और 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट किया। डोभाल की इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और शानदार स्ट्रेटजी ने सिक्किम को बिना किसी बड़े खून खराबे के 16 मई 1975 को भारत का 22वां स्टेट बना दिया। दुश्मन हमेशा यही सोचते थे कि भारत सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल करता है, पर डोभाल ने साबित कर दिया कि असली और सबसे बड़ा हथियार इंसान का दिमाग होता है। इन ऑपरेशंस ने उन्हें आईबी का सबसे कीमती एसेट बना दिया था, पर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक और सस्पेंस से भरा मिशन अभी उनका इंतजार कर रहा था। सिक्किम और मिजोरम में अपना डंका बजाने के बाद अजीत डोभाल को उनके करियर के सबसे डेडली मिशन पर भेजा गया। एक ऐसी जगह जहां एक छोटी सी गलती का सीधा मतलब था खौफनाक मौत। उन्हें इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में कमर्शियल सेक्शन का हेड बनाकर पाकिस्तान भेजा गया, पर यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक कवर था। असलियत में वह वहां 7 साल तक एक डीप अंडरकवर स्पाई बनकर रहे और दुश्मन की हर नस को टटोलते रहे। उस दौरान पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंककर कहूटा में अपना एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था। डोभाल को टास्क मिला कि किसी भी तरह इस न्यूक्लियर प्रोग्राम का ठोस एविडेंस निकाल कर लाना है। कहूटा की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा सख्त थी कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बड़ी बड़ी दीवारें और छप्पे छप्पे पर पाकिस्तानी फौज का पहरा था। तब डोभाल ने एक भिखारी का भेष बनाया और कहूटा की सड़कों पर महीनों तक भीख मांगते रहे। उन्होंने बड़ी बारीकी से उस पूरे एरिया को ऑब्जर्व किया। तब उनकी पारखी नजरों ने देखा कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट बाल कटवाने के लिए एक खास बार्बर शॉप पर आते हैं। डोभाल ने उस नाई की दुकान के बाहर डेरा डाल दिया और बड़ी चालाकी से उन साइंटिस्ट्स के कटे हुए बाल जमा करके टेस्ट के लिए भारत भेज दिए। जब उन बालों का टेस्ट हुआ तो उसमें यूरेनियम और रेडिएशन के ट्रेस मिले। इस एक छोटे से बाल ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स को एक्सपोज कर दिया और उनके प्रोग्राम को करीब 15 साल पीछे धकेल दिया। यह इंटेलिजेंस की दुनिया का एक मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान में उनका यह 7 साल का सफर किसी हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। एक दिन वह लाहौर की एक मजार में नमाज पढ़ने गए हुए थे। वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी ने उन्हें बहुत गौर से देखा और एकदम से पास आकर उनके कान में धीरे से पूछा, क्या तुम हिंदू हो? डोभाल अंदर से पूरी तरह हिल गए, पर उन्होंने बड़े शांत और काम तरीके से जवाब दिया कि नहीं, मैं एक मुसलमान हूं। तो उस बूढ़े ने कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं, जो कि मुसलमानों में आम तौर पर नहीं होता। वह बूढ़ा आदमी भी दरअसल एक हिंदू ही था जो वहां सालों से भेष बदल कर रह रहा था, और उसने डोभाल को अपने घर ले जाकर अलमारी में छिपी भगवान शिव और दुर्गा की मूर्तियां भी दिखाईं। इस इंसिडेंट के बाद डोभाल को यह रियलाइज हुआ कि उनकी एक छोटी सी शारीरिक पहचान पूरे इंटेलिजेंस नेटवर्क को तबाह कर सकती है। इसके तुरंत बाद उन्होंने बिना समय बर्बाद किए अपने कान के छेद को हमेशा के लिए बंद करवाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई, ताकि आगे ऐसी कोई गलती कभी ना हो पाए। 7 साल तक दुश्मन के ही घर में रहकर उसकी जड़ें काटना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, पर डोभाल के लिए खतरा ही उनका असली खेल था। पाकिस्तान से अपना मिशन पूरा करके वापस आने के बाद देश को एक बार फिर उनकी सख्त जरूरत पड़ गई। 1988 में पंजाब की इंसर्जेंसी अपने चरम पर थी और खालिस्तानी आतंकवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और भारत सरकार किसी भी कीमत पर
एक और ब्लू स्टार जैसा बड़ा हमला नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें पहले ही बहुत खून खराबा हो चुका था। इस बार सरकार को एक स्मार्ट और स्टेल्थी अप्रोच चाहिए थी, जिससे मंदिर को भी नुकसान ना पहुंचे और आतंकवादी भी पकड़े जाएं। डोभाल को अंदर जाकर पक्की इंफॉर्मेशन गैदर करने का टास्क दिया गया। एक आम ऑफिसर इस हालात में बाहर से ही इंटेलिजेंस इकट्ठा करता, पर डोभाल ने वही किया जो वह सबसे अच्छा करते थे। उन्होंने शेर की गुफा में घुसने का फैसला किया। उन्होंने एक आम रिक्शा चलाने वाले का भेष बनाया और स्वर्ण मंदिर के आसपास कई दिनों तक रिक्शा चलाने लगे। उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा नेचुरल थी कि किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मौका देखकर वह सीधे उन खूंखार आतंकवादियों के बीच मंदिर के अंदर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने खुद को पाकिस्तान की आईएसआई का एक डीप कवर एजेंट बताया, जो उन्हें हथियारों और पैसों से सपोर्ट करने आया है। आतंकवादी उनकी बातों में पूरी तरह आ गए और उन्होंने डोभाल पर भरोसा कर लिया। डोभाल ने अंदर बैठकर उनके वेपन्स, उनके छिपने के ठिकाने और उनकी असली गिनती की एक एक डिटेल अपने दिमाग में मैप कर ली। अगर उन आतंकवादियों को जरा सा भी शक होता तो डोभाल को वहीं बेरहमी से मार दिया जाता, पर उनका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। डोभाल से मिली इसी पिन पॉइंट इंटेलिजेंस के आधार पर एनएसजी ने ब्लैक थंडर 2 लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में आतंकवादियों को बिना किसी बड़े खून खराबे के सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया और पवित्र मंदिर को कामयाबी के साथ आजाद करा लिया गया। डोभाल के इस इनसेन रिस्क और अदम्य साहस को देखते हुए 1989 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी पुलिस ऑफिसर को यह मिलिट्री गैलेंट्री अवार्ड मिला हो, जो इससे पहले सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के वीर जवानों को ही मिलता था। डोभाल ने यह साबित कर दिया था कि वह सिर्फ ऑफिस में बैठकर स्ट्रेटेजी बनाने वाले ब्यूरोक्रेट नहीं, बल्कि ग्राउंड पर उतरकर मौत के मुंह से जीत छीन लाने वाले एक असली योद्धा हैं। उनके इस कदम ने पंजाब में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी, पर असली जंग अभी कश्मीर में बाकी थी। 990 के दशक में कश्मीर आतंकवाद की भीषण आग में जल रहा था। पाकिस्तान अपनी सरहद पार से लगातार आतंकवादियों को भेजकर भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा था। घाटी के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तब अजीत डोभाल को कश्मीर के इस भंवर को शांत करने भेजा गया। उन्होंने वहां का ग्राउंड रियलिटी चेक किया और एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जिसे आज भी इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक मास्टर क्लास माना जाता है। कांटे से कांटा निकालना, इस कहावत को उन्होंने सच कर दिखाया। डोभाल ने आतंकवादियों की साइको प्रोफाइल स्टडी की और उन लड़कों को टारगेट किया जिन्हें सिस्टम और पाकिस्तान की धोखेबाजी से दिक्कत होने लगी थी। ऐसे ही एक खूंखार और मशहूर आतंकवादी का नाम था कुका पारे, जो आतंकवाद में आने से पहले एक वेडिंग सिंगर हुआ करता था। डोभाल ने अपनी जान हथेली पर रखकर कुका पारे से सीधे मुलाकात की और उसके दिमाग में ऐसी बातें डाली कि उसने पाकिस्तान का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। डोभाल की इसी मास्टरमाइंड अप्रोच से कुका पारे और उसके साथियों ने मिलकर इख्वान उल मुस्लिमीन नाम का एक काउंटर इंसर्जेंट ग्रुप खड़ा किया। आतंकवादियों को आतंकवादियों से ही मरवाने का यह प्लान इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि इसने कश्मीर में एंटी इंडिया ग्रुप्स की जड़ें हम पूरी तरह से हिलाकर रख दी। इस बोल्ड मूव से घाटी में धीरे धीरे शांति का माहौल बनने लगा और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट यह हुआ कि 1996 में जम्मू और कश्मीर में स्टेट इलेक्शंस कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए। एक ऐसी जगह जहां लोग खौफ के मारे वोट डालने से डरते थे, वहां डोभाल की वजह से डेमोक्रेसी वापस लौट आई। डोभाल के इंटेलिजेंस करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाईजैकिंग्स को टैकल करना भी रहा है। उन्होंने 1971 से लेकर 1999 के बीच 15 हाईजैकिंग्स में शामिल होकर देश को बड़े संकटों से बचाया था। पर उनका सबसे बड़ा और मुश्किल टेस्ट तब आया जब 24 दिसंबर 1999 को IC 814 फ्लाइट को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। उस फ्लाइट में 176 पैसेंजर्स थे और उन आतंकवादियों को सीधे पाकिस्तान की ISI और तालिबान का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। डोभाल उस नेगोशिएटिंग टीम का सबसे मुख्य हिस्सा थे जो कंधार गए थे। कड़ाके की ठंड और रमजान का महीना था और दुश्मन सिर्फ रात में ही बात करते थे। आतंकवादियों ने सबसे खतरनाक टेररिस्ट मसूद अजहर की रिहाई की मांग की। डोभाल ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि यह ISI का बिछाया हुआ खेल है और वह किसी भी कीमत पर मसूद को छोड़ना नहीं चाहते थे।
पर बंधकों की जान बचाने के लिए सरकार को भारी दबाव में घुटने टेकने पड़े और 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। डोभाल के दिमाग में यह गिल्ट और गुस्सा हमेशा के लिए बस गया कि उन्हें दुश्मन के आगे झुकना पड़ा। इसके अलावा उनका नेटवर्क इतना मजबूत था कि उन्होंने 2005 में दुबई में दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक कोवर्ट ऑपरेशन भी प्लान किया था। उन्होंने अंडरग्राउंड शूटर्स की मदद से दाऊद को उसकी बेटी की शादी में टारगेट करने का पूरा जाल बिछा लिया था। पर बदकिस्मती से मुंबई पुलिस के कुछ भ्रष्ट ऑफिसर्स के लीक की वजह से दाऊद आखिरी वक्त पर बच निकला। अगर वह लीक नहीं होता तो आज अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन मारा जा चुका होता। 2005 में अजीत डोभाल आईबी के चीफ की पोस्ट से रिटायर हुए, पर एक स्पाई मास्टर कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि देश को उनकी सबसे बड़ी जरूरत अभी आगे आने वाली थी। वक्त का पहिया घूमा और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला और 30 मई 2014 को अजीत डोभाल को भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए नियुक्त किया। एनएसए बनते ही उनका पहला मिशन था इराक के तिकरित में आईएसआईएस के कब्जे से 46 भारतीय नर्सेस को सुरक्षित वापस निकालना। 25 जून 2014 को डोभाल एक टॉप सीक्रेट मिशन पर खुद इराक गए और अपने डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस कॉन्टैक्ट्स का ऐसा जाल बिछाया कि दुनिया का सबसे खूंखार टेररिस्ट ग्रुप आईएसआईएस भी झुक गया और उन सभी 46 नर्सेस को बिना एक खरोंच आए भारत वापस ले आया गया। इसके बाद 2015 में मणिपुर में एक एम्बुश में जब हमारे 18 डोगरा रेजिमेंट के जवान शहीद हुए तो डोभाल ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने ऑपरेशन हॉट परसूट का प्लान बनाया। इंडियन आर्मी के 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस ने म्यांमार के अंदर घुसकर एनएससीएन के कैंप्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया और 40 मिनट में मिशन खत्म करके 38 आतंकवादियों को मारकर वापस आ गए। यह भारत की नई स्ट्रेटेजी की शुरुआत थी। उन्होंने दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे डोवाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उनका मानना था कि हम कब तक सिर्फ डिफेंसिव रहकर मार खाते रहेंगे। उन्होंने डिफेंसिव ऑफेंस की आक्रामक नीति अपनाई, जिसका सीधा मतलब था कि हम दुश्मन के घर में घुसकर उसकी कमजोरियों पर ऐसा वार करेंगे कि वह दोबारा उठ नहीं पाएगा। 2014 में उन्होंने खुलेआम पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा था कि अगर तुमने एक और मुंबई जैसा अटैक किया तो तुम बलूचिस्तान हमेशा के लिए खो दोगे। उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि नेशनहुड एक परपेचुअल स्ट्रगल है और हमें अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक इसी ऑफेंसिव डिफेंस का सीधा नतीजा थी। हाल ही में युवा लीडर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदला एक बहुत बड़ा फोर्स होता है और हमें अपने इतिहास का बदला लेकर भारत को एक अजेय राष्ट्र बनाना होगा। आज अजीत डोभाल अपने तीसरे लगातार टर्म में एनएसए की कुर्सी पर विराजमान हैं और उनकी वजह से ही भारत का दुश्मन आज हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचता है। तो यह थी कहानी उस असली स्पाई मास्टर की जो खामोशी और परछाई में रहकर अपने देश की ढाल और तलवार दोनों बना हुआ है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मौत के साए में गुजार दी ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। अजीत डोभाल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी का वह मजबूत स्तंभ है जिसे तोड़ना किसी भी दुश्मन देश के लिए नामुमकिन है। उनकी थिंकिंग, उनका डेडिकेशन और उनका फियरलेस एटीट्यूड आज के हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर आपको यह स्पाइन चिलिंग स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद।